एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। क्या है? सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, मतलब ट्रिग्नोमेट्री की कुछ एप्लीकेशन हम देख रहे हैं। तो इस चैप्टर में बेटा जो एप्लीकेशन हम देखेंगे, इस पूरे चैप्टर में बात करेंगे हम कुल मिला के हाइट और डिस्टेंस में, मतलब कि ऊंचाई और दूरी। ठीक है? यदि आपको ये वाला चैप्टर अच्छे से बनता है, ये वाला चैप्टर यदि अच्छे से बनता है, आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाते हो, तो आप बड़ी से बड़ी चीज की हाइट आसानी से जमीन पे खड़े खड़े निकाल सकते हो। मतलब समझो बात, आपके पास एक मीनार, मतलब घर के सामने टावर है। ये क्या है? टावर है। आप यहाँ खड़े हो, ठीक है? मैंने आपसे कहा कि बेटा एक काम करो कि आप इस टावर की ऊंचाई मुझे नाप के बता दो। इस टावर की ऊंचाई आप मुझे नाप के बता दो। आप क्या बोलोगे? सर कैसे नापूंगी, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना बड़ा टेप तो होना चाहिए। तो टावर की ऊंचाई काफी बड़ी है भाई, टावर काफी बड़ा है, तो उसको कैसे नाप पाओगे? समझ रहे हो? मैं आपसे कहूंगा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल दो, तो चलो आप टेप लगा के यहाँ तक इस टुकड़ों में नाप ही दोगे कि सर ये इतने मीटर है। ठीक है? परंतु यदि इसकी ऊंचाई की बात करूं मैं, तो ऊंचाई को आप नाप पाओगे क्या? साधारण रूप से नहीं नाप पाओगे, उसका मेजरमेंट नहीं कर पाओगे। परंतु इस चैप्टर में ये पॉसिबल है, ये चीज पॉसिबल है कि आप सिर्फ इस चीज को नाप लो। तो टेप से आप यहाँ से यहाँ तक नाप सकते हो कि नहीं? तो इतना बड़ा टेप है, जमीन पे सरफेस पे तो नाप ही सकते हो ना, एक जगह से दूसरी जगह टेप ले जाके। मान लिया कि ये 5 मीटर निकला, ठीक है? अब बेटा एक तरह का तुमने डी देखा होगा, इंग्लिश में कहते हैं डी, हिंदी में बोलते हैं चांदा। चांदे में यहाँ 180 बना रहता है, ठीक है? और यहाँ रहता है इस तरह से बना रहता है, 90 डिग्री रहता है। फिर ऐसे चलते हैं, यहाँ 45 डिग्री रहता है, यहाँ कहीं 60 डिग्री रहता है, यहाँ 30 डिग्री रहता है, यहाँ 0 डिग्री। ऐसे होता है चांदा, है डी जिसको हम कहते हैं। और कुछ बड़े चांदे भी आते हैं जिसमें ऐसा कुछ गेप रहता है, यहाँ मतलब ऐसा खोखला रहता है, ठीक है? तो आप यहाँ पर खड़े होकर के इस बिंदु से इधर तक का ये कोण यदि बता दो कि कौन सा कोण यहाँ बन रहा है, राइट? तो उसके लिए आप किसका यूज करोगे? चांदे का, ठीक है? डी की सहायता से ही आप एंगल बता सकते हो, ठीक है? तो आप इस तरह का एक क्या खरीद लो, डी खरीद लो, दुकान पे मिल जाता है आसानी से। पर आपने एक लेजर लाइट देखी होगी क्या? लेजर लाइट देखी है? रात के समय में हम यदि लेजर लाइट चलाते हैं तो वो बहुत दूर तक आसानी से चली जाती है। देखा है कि नहीं? देखा है? बहुत से बच्चे पहले मेलों में मिलता है तो चमकाते भी रहते हैं। तो उसको क्या करो, इस चांदे में लगाओ और पीछे तरफ लगा के नेट कर दो। अब क्या होगा कि वो जो लेजर लाइट है वो इस पर ऐसे ऐसे घूम पाएगा, चल पाएगा भाई? यहाँ से इसके अंदर लगाया लेजर लाइट और उधर इस लेजर से ऐसे पिक करके पीछे से नट कस दिया, तो लेजर लाइट उसमें हो गया क्या? अटैच, और उसका नीचे वाला सिरा यही रहने दिया। इसको उठा के यहाँ रखा, क्या रखा? अब उसको घुमाया, घुमा के कहाँ पे चालू करा? चालू करके देखा कि उसकी जो बिंदु है वो कहाँ पड़नी चाहिए? टावर के बिंदु पे पड़नी चाहिए। समझ रहे हो? वो लाइट का पॉइंट कहाँ पड़ना चाहिए? टावर के बिंदु। बस तो फिर यहाँ से इस तरह से आपका ये कंपास कुछ इस तरह से रहेगा, तो आप माप लोगे कि भैया ये एंगल सर 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक है? दो चीज की जरूरत पड़ती है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी और ये एंगल। बस यदि ये दो चीज पता है तो आप ये हाइट आसानी से निकाल सकते हैं। अब बोलोगे सर कैसे? नहीं, कैसे बात आती ना सर, कैसे? सर आपने तो नीचे वाली डिस्टेंस निकाली है और एक एंगल बताया है जो उस बिंदु पर पड़ रही है लेजर लाइट, वाला एंगल बताया है। तो सर हाउ इज दिस पॉसिबल? वी आर फाइंड दिस हाइट। कैसे हम इस हाइट को फाइंड कर सकते हैं? तो बेटा इस चैप्टर में हम इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। जिसको हमने एक वर्ड यूज किया सर, वी आर यूज पाइथागोरस लॉ।
पाइथागोरस लॉ हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास दो साइड गिवन होती है और एक अनदर साइड हमें फाइंड करनी होती है। भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमें दो साइड गिवन है और थर्ड साइड हमें फाइंड करनी है, देन वी आर यूज पाइथागोरस थ्योरम, है ना। बट यहाँ क्या है, हम सिर्फ दो चीजों पर डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट इज हाइट एंड सेकंड इज डिस्टेंस। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगेगी, यहाँ पर क्या लगेगा उस बात में हम डिस्कस करेंगे। देखो पहली चीज ये समझना, दो चीज बात करी बेटा मैंने, एक ऊंचाई एक दूरी, फर्स्ट इज हाइट एंड सेकंड इज डिस्टेंस। इस चैप्टर में हम आसानी से हाइट निकाल सकते हैं और आसानी से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्लियर है। तो देखो किस तरह से निकालेंगे और क्या क्या कंडीशन होगी। पहली चीज ये समझना कि आपके घर के सामने एक मीनार बनी है, ठीक है, ये एक मीनार है, सपोज ये है ए बी, ठीक। या मान के चलो कि एक इस तरह से क्रिसमस ट्री बना है, ठीक है। आप कुछ दूरी पर यहाँ खड़े हैं, ठीक। तो आप दोनों जमीन पे ही हो गए, आप हवा में तो नहीं खड़ी रहोगी ना, जमीन पे ही रहोगे ना आप दोनों, ठीक। अब आप यहाँ से बेटा जो आंखों के बिल्कुल सीध में देख सकते हैं, मतलब जैसे मेरी आंखें हैं तो आंख से बिल्कुल जो सीध में देख पाऊंगा, दिस लाइन इज हॉरिजॉन्टल लाइन। जो रेखा बनेगी ना मेरी आंख की बिल्कुल सीधी सीधी, ये रेखा कहलाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब कि क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा? क्षैतिज रेखा। तो आंख से बेटा जो सीधी लाइन जाती है ये कहलाती है आपकी क्षैतिज रेखा, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। समझ आएगा बेटा, ठीक है। और अब आपकी पहली तो लाइन ये गई जिसको आपने कहा हॉरिजॉन्टल लाइन। दूसरी आप क्या कर रहे हैं, फर्स्ट नीचे तरफ देख के आप फिर उस पेड़ के, क्रिसमस ट्री के जो मेन पॉइंट है बिल्कुल ऊपर वाला सिरा, इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सी लाइन हो गई? ये आपकी नेत्र रेखा हो गई। भाई एक आंख से बिल्कुल सीधी गई, ये तो क्षैतिज रेखा हुई, लेकिन आप कहाँ देख रहे हो? इस लाइन से ऊपर, समझ रहे हो? इस लाइन से आप ऊपर देख रहे हो, तो जो आंखों की जो सीधी रेखा जाएगी वो नेत्र रेखा कहलाएगी, समझ रहे हो? जो कौन सी कहलाएगी? नेत्र रेखा। मतलब जहां आपकी नेत्र अभी देख रहे हैं, ठीक है, क्या कहलाएगी? नेत्र रेखा, लाइन ऑफ साइन। लाइन ऑफ साइन, समझे कि नहीं समझे? समझे? अब ध्यान दो बेटा कि जो एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइन, जो एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइन के बीच में बन रहा हो, और कब बन रहा हो? जब हम ऊपर की ओर देख रहे हैं। जब हमारी लाइन ऑफ साइन कहाँ की ओर जा रही हो? ऊपर की ओर। मतलब आप नीचे खड़े हो और ऊपर की ओर देख रहे हो बेटा, समझ रहे हो? नीचे खड़े हो और ऊपर की ओर देख रहे हो, तो हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब क्षैतिज रेखा और नेत्र रेखा मतलब लाइन ऑफ साइन, इसके बीच बनने वाले एंगल को, बनने वाले कोण को हम कौन सा कोण बोलते हैं? उन्नयन। कौन सा कोण? उन्नयन। ठीक है, एंगल ऑफ कौन सा? एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा? कि जब हम क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर देखते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, आप जमीन पे खड़े होकर के कुतुब मीनार को देख रहे हैं, तो कौन सा एंगल बनेगा? उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, समझ रहे हो? नीचे खड़े होके किसी छत, किसी घर की छत को देख रहे हो, तो कौन सा एंगल बनेगा? एंगल ऑफ
एलिवेशन, ठीक है, ऊपर की ओर बनने वाला कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। सेकेंड बात में हम डिस्कस कर रहे हैं, आप खड़ी हो घर के ऊपर, ये है आपका घर और ये है आपकी छत, ठीक है। आप यहां खड़ी हो, ठीक। आपकी मम्मी जी आपको नीचे खेलने नहीं जाने दे रही है फ्रेंड लोगों के साथ, परंतु आपके फ्रेंड लोग सब नीचे आसानी से खेल रहे हैं, है ना। तो अब आपको क्या करोगी, अब बेचारा बच्चा क्या करे, छत पे चले गए, छत पे चल के उनको ही देख रहे हैं, तो वो यहाँ पर खेल रहे हैं, यहाँ पे वो लोग खेल रहे हैं। आओ मीना सीला साली, ठीक है, ये खेल रहे हैं। अब क्या करोगी, आप उनको देख रही हो नीचे की ओर, तो पहली चीज ये जो छत है भाई, आप जहाँ खड़ी हो बेटा, घर भी तो वहीं बना है, जमीन पे तो बना है, हवा में तो नहीं लटक रखा है, जमीन पे बना है। अब बात समझो, आप यहाँ आपकी फ्रेंड है, यहाँ आप, पहली चीज डिस्कस करना लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। सबसे पहले ध्यान रखना हॉरिजॉन्टल लाइन, आप जहाँ खड़े हो वहां से सीधी जाने वाली रेखा, तो आप यहाँ हो, ये नहीं हो आप, ये हो आप, ठीक है। आपकी क्षैतिज रेखा ये जा रही है, कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा। गलत बोल रहा है क्या, यही होते है ना बेटा। अब लेकिन आप यहाँ से कहाँ की ओर देख रही हो बेटा, अपनी फ्रेंड की ओर, नीचे, मान लिया ऐसा, है ना, अपनी एक फ्रेंड को देख रही है। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इसके बीच में जो कोण बन रहा है ये कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डेपेरेशन। हाँ, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, अवनमन कोण। समझ आई बात, ध्यान देना बेटा, एक चीज और समझना, 11th 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि ये दो लाइन कुछ इस तरह से है और अपन इसको किसी लाइन से काट दें, ये तो किया है आपने, ध्यान से देखो, ये दो लाइन बिल्कुल सीधी सीधी है, आपने इसको एक लाइन से काट दिया, तो यहाँ जितना एंगल बनता है बेटा वही एंगल इस एंगल के बराबर होता है, पढ़े ना, करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, मतलब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, समझा। बस बात इतनी क्या हो रही है कि यहाँ ऊपर से नीचे की ओर देखा जा रहा है और एंगल यहाँ बन रहा है, तो ये एंगल भी कौन सा एंगल, एंगल ऑफ डेपेरेशन, अवनमन कोण। तो ये वाला भी कोण कौन सा कहलाएगा, एंगल ऑफ डेपेरेशन। बात समझना ध्यान से बेटा, हमें सिर्फ मतलब रहेगा नीचे वाले एंगल से, जो एंगल हमारे सरफेस से बनता है, ठीक है, मतलब नीचे वाले एंगल से, ये भी नीचे की ओर ही बन रहा है, तो इस एंगल से हमें मतलब, ये एंगल कौन सा है, ये एंगल कौन सा है, दिस एंगल इज एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये एंगल कौन सा है, एंगल ऑफ डिपेरेशन। आप कहाँ की ओर देख रहे हो, नीचे की ओर देख रहे हो, ये दोनों चीजें हो जाए। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। दो चीजों डिस्कस कर चुके हैं, पहला क्या था बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब आप नीचे खड़ी हो और ऊपर की ओर देख रही हो, आप कहाँ की ओर देख रहे हैं, ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है बेटा। दूसरी कंडीशन ये है कि अब आप ऊपर खड़ी हो, यहाँ हो आप, है ना, पहले आप यहाँ थे, अब आप यहाँ हो, और आप यहाँ से कहाँ देख रहे हो, नीचे, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है एंगल, उसको हम बोल रहे हैं एंगल ऑफ डेपेरेशन। समझ आएगा, अब एक चीज समझ, ये एक मीनार है, ठीक है, इस मीनार से कुछ दूरी पर आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है।
आप यहाँ से इस चीज को देख रही हो, ठीक, आपकी आंखों की हॉरिजॉन्टल लाइन ये जाएगी, गई, पर आप थोड़े से और पास आके देखने की कोशिश करिए, मतलब आप यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ से आपने फिर से देखा, ये बना, एक कोण ये बना, मतलब एक एंगल ये बना और एक एंगल यहाँ से बनेगा। आप पहले तो यहाँ से देख रहे हो ना, तो एक एंगल यहाँ से बना ऊपर की ओर, और एक एंगल यहाँ से बना, जो भी कहाँ बनेगा, ऊपर की ओर। क्या ये दोनों एंगल सेम होंगे? क्या ये दोनों एंगल सेम होंगे? नहीं। हो सकता है एक छोटा हो सकता है एक बड़ा। तो जब ये दूर से देख रही है, मान के चलो मैंने बताया कि दो एंगल है, जिसमें से एक एंगल 60 डिग्री का है और एक एंगल 30 डिग्री का है। मैंने कहा कि दो एंगल हैं, ये दोनों में से दो एंगल हैं, एक एंगल 60 डिग्री का है, एक एंगल 30 डिग्री का है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि कौन सा एंगल 30 डिग्री का होगा और कौन सा 60 का होगा? कौन सा बच्चा बताएगा? इन दोनों एंगलों से मैंने ये आपको पहले नोटेड कर दिया कि इनमें से दोनों एंगल जो है, एक 60 का एक 30 का है। हाँ बताओ, कैसे पता करें? कैसे? एक बात समझिए, कोई के पास पर्टिकुलर रीजन है इस चीज का? नहीं। मेरी बात समझिएगा, मैं मान के चलो ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, मैं उस चीज को देख रहा हूँ, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है मेरी, मैं उस चीज को देख रहा हूँ। अब यहाँ से यदि मैं उस चीज को देख रहा हूँ तो मुझे अपनी मुंडी थोड़ी सी उठानी पड़ेगी। मैंने यहाँ से देखा उस चीज को, मुझे मेरी मुंडी थोड़ी उठानी पड़ी। अब मैं उसको पास जाके यदि देखा, यहाँ से जब मैं उसको देख रहा हूँ तो अब मुझे देखना कितना उठाना पड़ेगा, तब जाके देख पा रहा हूँ। मतलब जब मैं पास गया तो मैंने मुंडी ज्यादा उठाई कि नहीं उठाई? तो ज्यादा उठाई तो हॉरिजॉन्टल लाइन से कोण ज्यादा बनेगा कि नहीं बनेगा? भाई पास गया तो कोण ज्यादा बना ना बेटा, और दूर था तो कोण कम बना। आसानी से देख लिया। तो दूर वाले कोण जो बनेंगे वो हमेशा लेस देन होंगे नियर वाले एंगल। समझ रहे हो? जैसे मैंने बात की 60 और 30 का था, तो दूर वाला कितने का होगा? 30 का, और पास वाला कितने का होगा? 60। क्यों? पास जाओगे तो ज्यादा मुंडी ऊपर करनी पड़ेगी, और दूर रहोगे तो कम मुंडी ऊपर करने में काम चल जाएगा। मतलब कि हॉरिजॉन्टल से एंगल कम बनेगा। समझ रहे हो? इसमें यदि मैं बात करता बेटा कि एक एंगल 45 डिग्री का है, एक एंगल 35 डिग्री का है, सॉरी 30 डिग्री का है, तो अब बताओ आप कौन सा 45 का होगा, कौन सा 30 का होगा? 45। पास वाला बड़ा होगा, मतलब 45। पास वाला बड़ा, दूर वाला छोटा। समझ गए? चलो आगे और बात समझते हैं। देखो बेटा, इस पूरे चैप्टर में हमें बात करनी है किसकी? हाइट और डिस्टेंस की। किसकी? हाइट और डिस्टेंस की। अच्छा, यदि यहाँ 90 डिग्री का कोण बना है सपोज, तो यही तो बनेगा ना बेटा, यही तो 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल। और ऑल ट्राइंगल्स आर राइट एंगल। सभी ट्राइंगल जो लिखा है वो समकोणी तो है। कुतुब मीनार है और जो खंबा है या घर है वो सीधा खड़ा रहता है बेटा 90 डिग्री पे, है ना। कभी आड़े झुक के कोई चीज नहीं बनती। टावर आड़ा झुका हुआ नहीं देखा होगा, कैसा रहेगा? स्ट्रेट। तो हमेशा डिग्री कितने की बनेगी? हमेशा 90 डिग्री एंगल तो बनेगी चीज। तो 90 डिग्री का बना, मतलब कि भाई ये वाली जो चीज है ये आपकी हाइट है और ये चीज आपकी डिस्टेंस है। इन दोनों पे तो काम करना है। अब ये 90 डिग्री है तो भाई सामने वाली तो हाइपोटेनियस होगी, सामने वाली तो हाइपोटेनियस होगी। मतलब या तो ये परपेंडिकुलर होगी या तो ये बेस होगी। और मोस्ट टाइम हम इस एंगल पे बात कर रहे हैं, इस एंगल पे बात कर रहे हैं, तो इसके फ्रंट की साइड तो हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मींस लंब, और जो नीचे वाली वो क्या होगी? आधा बेस। समझ रहे हो? तो इस पूरे चैप्टर में हम सिर्फ दो चीजों पे चर्चा करेंगे, लंब और आधार, मतलब परपेंडिकुलर और बेस। सिर्फ एक फार्मूला याद रखना
लंब बटे आधार, जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये याद रखना है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? नहीं जानते? नहीं जानते बोलो। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा प्रीवियस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, पूरी वीडियोस बहुत तरीके से समझाई है मैंने ट्रिग्नोमेट्री की। तो मैंने बताया था साइन कॉस टेन होता है ला आ ल पी बी पी का आ मतलब एच एच बी बताए थे, सही में बताए थे। तो टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार पी अपॉन बी। बोला था क्या भाई? देखो लंब और आधार का काम है बेटा अपन को पूरी कहानी में। मतलब लंब ही तो हमारी ऊंचाई होगी और आधार ही तो हमारी क्या होगी? डिस्टेंस। समझ रहे हो? चलो भाई, मतलब सब जगह अपन को टेन थीटा लगाना है। अब जब आप बुक देखोगे बेटा तो एक ही फार्मूला नहीं लगा रहेगा, टेन थीटा ही नहीं लगा रहेगा। कहीं कहीं पर साइन भी यूज होगा, कहीं कॉस भी यूज होगा, कहीं टेन भी यूज होगा, समटाइम्स कॉट। चलो बेटा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लो, है ना? क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन अच्छे से मैंने कहा कि एक व्यक्ति यहाँ खड़े होकर के ऊपर की ओर देख रहा है, ठीक है, टावर के ऊपरी सिरे को, इसको टावर के ऊपरी सिरे को, और उसकी टावर से दूरी 5 मीटर की। एक व्यक्ति टावर से 5 मीटर की दूरी पर खड़े होकर के किसको देख रहा है? टावर के ऊपरी सिरे को देख रहा है, और उसकी टावर से दूरी कितनी है? 5 मीटर। और जब वो ऊपर सिरे को देख रहा है तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 45 डिग्री का कोण बन रहा है। समझ रहे हो? तो आपको उस टावर की हाइट ज्ञात करना है, हाइट फाइंड करना है, ठीक है? तो ध्यान दो बेटा, बात हो रही है हाइट और बेस की, क्योंकि देखो आपको निकालना है हाइट, आपको गिवन है बेस। समझ रहे हो? हाइट और बेस की बात हो रही है क्योंकि आपको बेस दिया हुआ है, हाइट आपको निकालना है। तो इस चीज के लिए ये फार्मूला तो सुटेबल है कि सर टेन थीटा बराबर होता है पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। तो परपेंडिकुलर तो अपन को निकालना है बेटा, जैसे मैंने मान लिया ये ए बी सी है, तो ए बी हमें निकालना है। तो थीटा कितने का बन रहा है? 45। तो यहाँ रख दिया 45। परपेंडिकुलर हमें निकालना है, और जो बेस है वो हमारा दिया है 5 मीटर। क्लियर है? अब बात समझो, 1045 की वैल्यू 1 लिखिए, फिर ए बी अपॉन 5 मीटर। 5 मीटर का जब मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो 5 मीटर इज इक्वल टू। समझ आई भाई साहब? आई बात समझ में कि आप एक टावर से 5 मीटर की दूरी पर खड़े थे और आप उस टावर के ऊपरी सिरे को जब देख रहे थे तो एंगल कितने डिग्री का बन रहा था? 45 का। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस टावर? h हमें फाइंड करना था। सो वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू p by b. सो tan थीटा, थीटा मींस 45 डिग्री, p is perpendicular, perpendicular means height, height is ab, and base is 5 meter. So tan 45 value is 1, 5 transfer there, तो 5 मीटर इज इक्वल टू ab. टावर की हाइट कितनी होगी बेटा? 5 मीटर। समझ आई बात कि नहीं? इसको करो, फिर एक चीज हम थोड़ा सा ट्विस्ट करें। मैंने कहा कि tan थीटा फार्मूला आपको तब लगाना है जब सिर्फ दो चीज की बात हो रही है। किस किस की? परपेंडिकुलर और बेस की। भाई आपको या तो परपेंडिकुलर दिया हो या फिर बेस दिया हो, मतलब ऐसी कुछ हो कि परपेंडिकुलर दिया है और बेस हमें फाइंड करना है, या बेस हमें दिया है और परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। तो दोनों कंडीशन में आप tan थीटा का फार्मूला लगा सकते, ठीक है? परंतु कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि मान के चलो
ये एक दीवार है, इस दीवार पर अपन ने एक सीढ़ी लगाई है और वो सीढ़ी है 20 मीटर की। सीढ़ी बता दी अपन ने, सीढ़ी कितने मीटर की है? 20 मीटर की है। और ये जो एंगल बना रहा है ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। तो आप इस सीढ़ी के निचले सिरे से इस दीवार के निचले सिरे को जाते हैं, समझ रहे हो? अब बात है ना, तो देखो बेटा 90 डिग्री का एंगल तो यहाँ बन रहा है, मतलब इसके सामने वाला तो कर्ण होता ही है, राइट, 90 डिग्री भाई। सामने वाला हाइपोटेनियस तो होता ही है, नीचे वाले को बेस मान लिया था, हमेशा बेस होगा, आधार क्या होगा? बेस। मतलब कि आपको दिया है कर्ण और निकालना है बेस, आधार। आधार दिया है कर्ण, निकालना है आधार। तो क्या कर्ण और आधार इस फार्मूले में है? नहीं। कर्ण और आधार इस फार्मूले में नहीं है। तो अब हम इस फार्मूले का उपयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आधार तो है भाई, लेकिन कर्ण कहाँ है? और कर्ण की वैल्यू तो हमें क्यों है, समझ रहे हो? तो अब एक्चुअल में ये जो चैप्टर होता है ये काम किस चीज पर करता है, अपन उस चीज को थोड़ा बारीकी से समझेंगे। तो देखो बेटा, बेसिक सी चीज मैंने आपको बताई थी कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, है ना, इस चीज को भी समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है हमको। तो साइन थीटा हमारा होता था ला बटे का, ठीक है। मतलब क्या? पी अपॉन एच, अपॉन एच, फिर समझ रहे हो? अब देखो बेटा, यहाँ बात किसकी थी? कर्ण और आधार की। तो एक्चुअल में नियम क्या बोलता है? नियम ये बोलता है कि जिस चीज को आपको फाइंड करना है, इस चीज को आपको फाइंड करना है, निकालना है, तो इस चीज को आप ऊपर लिखो। जिस चीज को आपको निकालना है उस चीज को आप ऊपर लिखो, और जो चीज आपको पता है उस चीज को आप नीचे लिखो, और जो भी फार्मूले लगा है वो फार्मूले लगा, समझ रहे हो? ध्यान से देखना, ऊपर क्या लिखोगे? जो ज्ञात करना है, मतलब कि फाइंड जो भी हमें करना है, ठीक है, उसको हम कहाँ लिखेंगे? ऊपर। और नीचे क्या लिखेंगे? जो हमें पता है, ठीक है, जो के बाद तो इतनी ध्यान रखो। ऊपर क्या चीज आती है? जो हमें फाइंड करना है और जो हमें पता है। तो ऊपर देखो, यहाँ पे मैंने वही तो करा, क्या मुझे ज्ञात करना था, क्या फाइंड करना था? आधार। तो आधार को मैंने ऊपर लिखा, और जो मुझे पता था वो क्या था? कर्ण। उसको मैंने कहाँ लिखा? नीचे। तो इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा? आधार बटे कर्ण का। ध्यान रखो, समझे या नहीं? समझे? जो चीज हमें याद करना है उसे ऊपर, और जो चीज हमें पता है उसे नीचे। अब यहाँ cos थीटा का फार्मूला बना, तो cos थीटा का फार्मूला मतलब थीटा कितना है बेटा? 30 डिग्री। आधार, आधार कितना है आपका? फाइंड करना, आधार फाइंड करना है, x मान लिया। कर्ण कितना है आपका? 20। समझे? अब cos 30 डिग्री √3/2 कितना होता है? √3/2 इज इक्वल टू x/20 है। 20 को ऊपर के जाओगे तो √3 × 20/2, 2 से ये कट जाएगा, तो 10 √3 इज इक्वल टू किसकी वैल्यू बेटा? x की वैल्यू। और बहुत बार √3 की जगह पे हम यूज करेंगे 1.732, क्योंकि √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732। मतलब 10 के साथ 10 इंटू कितना है? √3 के कितना लिख सकते हैं? 1.7 इज इक्वल टू x। अच्छा, ये 1 पॉइंट है ना? जब 10 का मल्टीप्लाई होगा
तो पॉइंट एक और क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, तो क्या जाएगा 70.32 मीटर। समझ आया? 10 लगा है तो एक पॉइंट और उस तरफ में चला जाएगा, 17.32 मीटर। ये आपके पहले क्वेश्चन का ही आंसर है बेटा, तो ये पहले क्वेश्चन का है ना। मतलब कि सुनो, बात सुनो, आपको टेन थीटा यूज करना है कब, जब बात हो रही हो किसकी, सिर्फ लंब और आधार की, है ना। और मोस्टली टाइम मैंने क्या बोला कि इस फार्मूले का ही उपयोग होगा, अधिकतम बार इसी फार्मूले का उपयोग होगा, लेकिन कहीं कहीं हमें इन फार्मूलों का भी उपयोग करना होगा। ठीक है, इस फार्मूलों का उपयोग कब होगा, जब कर्ण पूछेंगे, वो कर्ण दिया रहेगा, आधार निकालना होगा, है ना, कर्ण दिया होगा, लंब निकालना होगा, या आधार दिया होगा, कर्ण निकालना होगा, आधार दिया होगा, लंब निकालना होगा, ऐसे कोई भी चीज यदि होगी तो सब चीज किस पर बेस्ड होगी, इन फार्मूलों पर बेस्ड। तो आपके दिमाग में आपको क्या चीज रखना है, एक तो ये चीज, एक ये चीज, और सिर्फ 3 चीज याद करना, 3 फार्मूले याद करना, साइन के, कॉस के और टेन के। मतलब साइन 0 को हटा देना, या साइन 0, 30, 45, 60 और 90। तो साइन का, कॉस का और टेन का तो सबसे याद करना। साइन 0, 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। इसी का बेटा क्या होता है बेटा, cos, मतलब 1 √3/2 1/√2 1/2 0। अब फिर यहाँ क्या जाएगा, tan थीटा, tan 0 0 1/√3 1, बस इतनी सी चीज याद कर लेना। ठीक है, ठीक है बेटा, इतनी बात समझ आई। इसको और हम कल थोड़ा डिटेल में समझा देंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना है ना।